आज हम बात करेंगे हमारी 8th के एनसीईआरटी के बेसिस पर यूपीएससी में पूछे गए पीवाईक्यूज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमने अपनी 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और अब हम देखेंगे कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से 8th की एनसीईआरटी जो कि अभी अभी आपने जिन टॉपिक्स को कवर किया है उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो बेसिक, क्योंकि हमारे लिए इंडिया को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम यूपीएससी प्री 2000, राइट। क्वेश्चन था, इसमें आपको दिया था एक असर्शन और एक दिया था उसका रीज़न। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको दे दिया जाता है एक स्टेटमेंट और उसके साथ दिया जाता है एक रीज़न। अब आपको ये बताना है कि जो रिलेशन है बिटवीन ए एंड आर वो राइट है क्या फॉल्स है, क्या इन दोनों में से क्या सही है और क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है या गलत दिया गया है, लाइक दैट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो इसमें असर्शन है दैट गंगा प्लेन्स इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि इस असर्शन में कहा गया है कि जो हमारे गंगा प्लेन्स हैं वो पूरे इंडिया का सबसे लार्जली पॉपुलेटेड, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिल्कुल ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम जानते हैं, राइट। लेकिन इसका रीज़न जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है दैट गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पूरे इंडिया में जिस रिवर पे सबसे ज़्यादा हार्नेसिंग की जा रही है वो कौन सी है, गंगा रिवर है। अब आप अगर लॉजिकली सोचने जाएं कि जो असर्शन आपको दिया है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से, और क्वेश्चन और जो रीज़न आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हार्नेसिंग से, तो आप भी समझ पाएंगे कि इन दोनों का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट। गंगा प्लेन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कर पाने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरलता होती है, राइट। और क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इजीली और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो करेगा तो लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी प्लेन एरिया में अच्छी मिलती हैं। इसी का एक रीज़न हमने देखा था हमारी एनसीईआरटी में, जिसमें हमने ये पाया था कि जो गंगा प्लेन्स होते हैं उनका डेंसली पॉपुलेटेड होने का रीज़न यही होता है, राइट। अब देखिए आपको ऑप्शंस किस तरीके से दिए हैं और कैसे कंफ्यूज किया है। तो आपसे कहा गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो देखिए ये बातें दोनों सही हैं। कहा यह भी गया है कि गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट, ये बिल्कुल सच है। इसी के साथ साथ गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर ऑफ इंडिया, ये भी सच है। लेकिन क्या ए का ऐसा होना आर की वजह से है, ये सच है? बिल्कुल नहीं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि आर भी सही है ए भी सही है। एंड ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट। तो रह देख के जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्शन बी, जो आपसे कहता है दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ए और आर अपने अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जो रीज़न आपको दिया गया है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार हम अपने एक लॉजिकल जो गेस है उसके बेसिस पर हम चलते चले जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं हो रही है कि ए और आर अकेले ट्रू है या नहीं, साथ में बात ये भी हो रही है कि क्या ए के लिए जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही है या उससे कोई गलत है, राइट। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशन ऐसे लगते हैं कि उनका रिलेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गलत होते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इस इंडियन ज्योग्राफी में पूछे गए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज़ लोकेटेड इन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो हमने थर्मल पावर प्लांट्स को इस तरीके से स्टडी नहीं किया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने दिमाग पर जोर डालें, तो आपको याद आएगा कि जो मिनरल्स और रिसोर्सेज चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि कई सारी जो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। उनमें से एक नाम था बोकारो का,
और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो हमने बोकारो के स्टेट के बारे में भी जाना था, राइट। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि बोकारो जो है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता है बोकारो बिलोंग्स टू झारखंड, राइट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही सिंपल। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का कोई यूज़ ही नहीं है, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोकारो कहाँ है। अगर आपको नहीं पता तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आंसर सही हो ही नहीं सकता और पॉइंट भी चला जाएगा 100 अलग, राइट। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस, समटाइम्स क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हमें इस क्वेश्चन का आइडिया है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको 100% श्योर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 100% श्योर हैं और अगर आप उसको टिक कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आपका 1 मार्क कन्फर्म है। लेकिन अगर गलती से भी आप यहाँ पर मान लीजिए कि एक नॉन एजुकेटेड गैस अप्लाई करके कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, आपका जो कट ऑफ पॉइंट वाली सिचुएशन जब फंसती है, वहाँ पर आपको नंबर्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था यूपीएससी प्री 2009 में, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ नो डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम। अब इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज चैप्टर सेकेंड पार्ट बात कर रहे थे हम न्यूक्लियर पावर्स की। वहाँ पर हमने पहले तो पूरी रिएक्शंस को समझा था, उसके साथ साथ हमने दो बातें बहुत अच्छे से देखी थी कि इंडिया हैज़ द डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम एंड द केरलाज मोनाजाइट सैंड कंटेन्स थोरियम, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर इसका स्टेटमेंट आप देखो तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है दैट इंडिया हैज़ नो डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम, जो कि गलत है, राइट। इस स्टेटमेंट का यहाँ पर जो है पूरे तरीके से कोई रोल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ें आप। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो केरला की मोनाजाइट सैंड है वो यूरेनियम कंटेन करती है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर यहाँ पे पेस्ट किया है और क्या किया है कि कंफ्यूज करते हुए इन दो ऑप्शंस को स्वाइप कर दिया है। दैट मीन्स जहाँ पर यूरेनियम था वहाँ थोरियम लिखा है और जहाँ पर यूरेनियम था वहाँ पर जहाँ पर थोरियम था वहाँ पर यूरेनियम लिख दिया है। सो कुल मिला के अगर आप देखो तो एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। और अगर आपसे कोई कहे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो ये देखिए आप खुद कि लास्ट ईयर्स में आपसे एनसीईआरटी से डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो द आंसर विल बी डी हियर। अब बात करते हैं यूपीएससी प्री 2010 के क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा गया है दैट विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर फॉलोइंग प्रैक्टिस। सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी उनमें इनके बारे में आप बात करें। क्रॉप रोटेशन, राइट। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी सॉइल को उसी एक प्रकार के क्रॉप तक पहुंचने में कम से कम जो है टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीजनरेट कर पाने में पॉसिबल हो, उसके लिए आसान होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्रॉप रोटेशन आपकी हेल्प करता है सॉइल कंजर्व करने में। फिर सैंड फेंसेस बनाई जाती हैं, बिल्कुल आप भी जानते हैं कि जनरली कई रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सैंड फेंसेस बनाई जाती हैं। उसके अलावा आपका टेरेसिंग, सो टेरेसिंग भी आप जानते हैं कि जो स्लोपी रीजन्स होते हैं, हम लोगों ने जब पढ़े थे सॉइल कंजर्वेशन की मेथड, उसमें हमने जाना था कि टेरेसिंग में क्या किया जाता है, स्लोपी हिल्स में एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे फॉर्म किए जाते हैं और फिर इनमें एग्रीकल्चर किया जाता है। सेम गोज विद द विंड ब्रेक्स। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में अगर आप जाओ तो आपका जो राइट आंसर है वो 1, 2, 3 and 4 दैट इज ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि ये चारों मेथड्स ही सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि क्योंकि आप इन 3 मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इस 4th वाली मेथड के बारे में अभी आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, राइट। सो क्या होगा कि आप जब इस ऑप्शंस को देखेंगे आप सोचेंगे दैट 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर और आप लगा देंगे 1, 2 और 3, ठीक है। आपने 50% प्रोबेबिलिटी रखते हुए आंसर टिक किया, कोई बात नहीं। लेकिन
अगर आप थोड़ा सा इनमें और डेप्थ वाइज जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा दैट विंड ब्रेक्स इज ऑल्सो द राइट आंसर. विंड ब्रेक्स इज ऑल्सो अ मेथड. सो यहाँ पर आंसर विल बी डी, जिसमें कि आपकी चारों मेथड्स अप्लाई होती हैं. ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्री 2010. अब बात करते हैं 2011 के क्वेश्चन की. सो देखिए क्वेश्चन है, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर. गैंगेटिक प्लेन की बात हो रही है सबसे पहले, फिर उसका जो क्लाइमेट है वो बताया आपको कि ह्यूमिड क्लाइमेट है, टेम्परेचर कैसा है तो हाई टेम्परेचर है. सो विच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी द सूटेबल क्रॉप फॉर दिस रीजन. क्लाइमेट के बारे में अगर ध्यान से स्टडी करें, ह्यूमिड क्लाइमेट है और हाई टेम्परेचर. सो जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा था, मेजर क्रॉप्स पढ़ी थी, उसमें ये देखा था कि ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर जैसी कंडीशंस और साथ ही साथ मॉडरेट रेनफॉल जैसी जो कंडीशंस हैं, राइट, वो कंडीशंस किसकी हाई रेनफॉल की कंडीशंस जो है वो किसकी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले तो आपकी राइस की, उसके बाद जूट की. तो अब अगर आप ऑप्शंस देखें, आपको दिया है पैडी एंड कॉटन, राइट. कॉटन के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये गलत है. उसके बाद वीट एंड जूट, देन अगेन पैडी एंड जूट एंड वीट एंड कॉटन. वीट के लिए क्या कंडीशन थी, वीट के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट. सो यहाँ पर जहाँ पे वीट है, ये दो ऑप्शंस भी आपके हो गए गलत. बचा क्या, पैडी एंड जूट, राइट. क्योंकि अगर आपको ये पता है कि उनकी कंडीशंस कैसी रिक्वायर्ड है, तो आप इस आंसर को आराम से बिना किसी डाउट के टिक कर सकते हैं. लेकिन अगर कहीं बीच में गड़बड़ हुई, देन दिस आंसर विल बी गेट रॉन्ग, राइट. सो टिक करते समय और क्वेश्चंस को पढ़ते समय इस बात को बहुत ध्यान से कि क्या क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके करना है. क्योंकि कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड आपका जो क्वेश्चन है उसका जो पूरा का पूरा मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, राइट. अब मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहा जाए करेक्ट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट. लेकिन आपको क्या हो कि आपको उस समय जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो इनकरेक्ट ना दिखाई दे करके करेक्ट दिखाई दे गया, या जल्दी में थे तो आपको लगा कि करेक्ट इज द करेक्ट जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक करना है, तो क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा आंसर है वो गलत हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो मार्क है वो नेगेटिव में चला जाएगा, राइट. तो इन चीज़ों को बार बार यही कहा जाता है आपसे कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बहुत ही पीसफुल माइंड से उनको आपको स्टडी करना है. आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और उसके बाद आपको उसके ऑप्शन पे जाना है, राइट. सो दिस वाज फ्रॉम द यूपीएससी प्री 2011. अब बात करते हैं यूपीएससी प्री 2014 के क्वेश्चन की. सो इन इंडिया सॉइल इरोजन इज रिलेटेड टू, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया टेरेस कल्टिवेशन, सेकेंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अब इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में सोचना है. तो सॉइल इरोजन का कारण, क्या टेरेस कल्टिवेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. डिफॉरेस्टेशन की वजह से बिल्कुल होता है, तो डिफॉरेस्टेशन. ट्रॉपिकल क्लाइमेट का सॉइल इरोजन से कोई भी रिलेशन नहीं है. सो हियर द राइट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2, विच इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे इनकरेक्ट दिया होता और ऑप्शन में 1 और 3 होता, आई एम श्योर कई लोगों को गड़बड़ होती, राइट. तो इन टिक्स का और इन वर्ड्स का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं. अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना ही है, यूपीएससी प्री 1996 का क्वेश्चन है ये. दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ गुड कल्टिवेशन ऑफ वीट. अब अगर आपको वीट चाहिए, वीट का अच्छा कल्टिवेशन करना है, तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, राइट. अब आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे रोल क्या है. कि रोल इसलिए है कि अगर आपको इनकी कंडीशंस पता है देन इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपको कंडीशन नहीं पता, आप कितनी कोशिश कर लो, आप राइट आंसर को टिक नहीं कर पाओगे. सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट आंसर है मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल, राइट. जो वीट का आपका कल्टिवेशन है उसके लिए आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और एक मॉडरेट रेनफॉल की भी
रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम यूपीएससी 96। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया दैट अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ, राइट। सो जो क्वेश्चन है, जब हम अभी ह्यूमन रिसोर्सेज के चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा ये कि हमारी जो वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो किन किन रीजन्स पे सिचुएटेड है, राइट। तो आपने ये देखा कि एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है पूरी दुनिया भर की पॉपुलेशन एशिया के कॉन्टिनेंट में देखी गई है। तो अब आप खुद लॉजिकली इसको अप्लाई करें, आपको भी समझ में आएगा। 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ कोई ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंट रीजन नहीं है, तो वहाँ पर के लैंड मास इतना बचता ही नहीं है कि वहाँ पर 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रह सके, राइट। 40 to 60 डिग्री नॉर्थ भी नॉट पॉसिबल एट ऑल, और 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ, तो उसमें तो हमारा आधा इंडिया ख़त्म होता है, राइट। आप भी जानते हैं कि जो इंडिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसमें कि आधा इंडिया ख़त्म होता है। तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ कोई आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। सो द राइट आंसर हियर विल बी 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री ऑफ नॉर्थ, जो कि आपके एशिया कॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट को कवर कर रहा है, राइट। सो इस तरीके की अप्रोचेस के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में भी देखा। आपको मालूम है कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंसनट्रेटेड बिटवीन मैक्सिमम आपका इंडिया, चाइना और रशिया जैसे रीजन्स की अगर आप बात करें तो वहाँ क्योंकि रशिया का लैंड मास ज़्यादा है इसलिए उसको काउंट किया जा सकता है, तो इन्हीं जगहों पे है ना। लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि कितने से कितने लैटिट्यूड्स के बीच में है, तो फिर कैसे आप राइट आंसर तक पहुँचेंगे, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर लोकेशंस पूछी जा रही हैं तो उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को भी शुरुआत से थोड़ा सा ध्यान देने की आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, राइट। तो आपसे पूछा गया वो कौन सा कोल है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन किए जाते हैं। तो जब हम मिनरल्स पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी थी और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि हमारे जो इंडिया में कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस कोल होता है, और जो एंथ्रासाइट कोल होता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, राइट। तो जैसे कि हमने उस समय पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि बिटुमिनस जो है वो क्लास बी ऑफ कोल में आता है और एंथ्रासाइट जो है वो क्लास ए में आता है। और इंडिया में जो है बिटुमिनस कोल जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और एंथ्रासाइट यहाँ पर कम मिलता है हमको। और हमारे इंडिया में जितना भी जो थर्मल पावर जनरेशन होता है वो बिटुमिनस कोल की मदद से ही हो रहा है। तो इस बात को आपने अगर ध्यान से देखा तो मैंने आपको बताया था कि तो एंथ्रासाइट कोल है इट्स अ ग्रेड ए कोल और बिटुमिनस जो है वो ग्रेड बी कोल है, दैट मीन्स सेकेंड क्लास है। सो अब आप खुद एक लॉजिकल आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको मालूम है दैट बिटुमिनस इज द सेकेंड क्लास कोल एंड एंथ्रासाइट इज द टॉप मोस्ट, तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका एंथ्रासाइट कैरी करता है। दैट मीन्स हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। अब यूपीएससी प्री 2001 का एक क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन नाइल वैली एंड आइलैंड्स ऑफ जावा इज प्राइमरीली ड्यू टू। सो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है प्राइमरीली, जिसका मतलब है कि सबसे बेसिक रीज़न अगर उसका कोई है तो वो क्या है, राइट। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन होता है जहाँ पर के पॉपुलेशन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। तो जब आप 6th, 7th और 8th इन तीनों क्लासेस की NCERTs पढ़ चुके हैं तो आप खुद एक लॉजिकल गेस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि उस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ना हो वहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्बनाइजेशन हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और टोपोग्राफिक कंस्ट्रेंट्स थोड़े से अगर कॉम्प्लेक्स भी हों तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये जो आपका जावा आइलैंड्स ऑफ जावा का जो रीजन है और जो नाइल वैली है इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने का एकमात्र कारण केवल और केवल वहाँ का इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही है, राइट। सो कुल मिलाकर के
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जो कि कहता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज द रीजन फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन नाइल वैली एंड आइलैंड्स ऑफ जावा। फिर एक यहाँ पे असर्शन और रीज़न फिर से दिया गया क्वेश्चन उसी तरीके का 2003 का ये क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है अनलाइक द टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन यील्ड द प्रोडक्टिव फार्मलैंड दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर सेवरल ईयर्स इवन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। जब आपने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को देखा था, जिस समय हम बात कर रहे थे उसके बारे में, तब भी हमने ये जाना था कि जो हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे रीजन्स पे ही किया जाता है, ताकि वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको जब आप जलाते हैं तो उनके जो एशेज़ हैं, राइट, वो क्या करती हैं, उस सॉइल को फर्टिलिटी देने का काम करती हैं, फर्टाइल कर देती हैं, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी मदद से वहाँ पर काफ़ी समय तक या कुछ सालों तक काफ़ी अच्छे से इंटेंसिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जा सकती है। सो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात नहीं है, राइट। अब बात करते हैं इसके रीज़न की। तो यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है वो है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी हाई when compared to that of the temperate forest, which is also true. And here R is the absolutely correct explanation of A. So यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा that both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. So यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से समझ में आ रहा है आपको, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से जब आप उनको बर्न भी कर देते हो, लाइक जब आप उनको बर्न भी करते हो, जब आप उसको क्लियर भी कर देते हो उस रीजन से, तो वहाँ की जो फार्मलैंड है उसको वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में सपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखें तो आपको ये याद रहेगा कि इसका रीज़न क्या है, राइट। और अगर रीज़न सही है तो मीन्स आंसर भी आप सही टिक करके आएंगे, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2007 से पूछा गया था। असर्शन था दैट देयर इज नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन कंट्री, और रीज़न था द टी प्लांट्स नीड अ फर्टाइल सॉइल विथ हाई ह्यूमस, राइट। तो जब हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में, हमने ये जाना है कि जो टी प्लांटेशन होता है उसके लिए एक फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और हाई ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, रीज़न इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद असर्शन जो दिया है वो ये कहता है कि अफ्रीकन कंट्री में किसी भी तरीके का टी प्लांटेशन नहीं हुआ। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पर जो है टी प्लांटेशन अब हो रहा है। कीनिया जैसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी अमाउंट में जो है टी को एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। सो ये कहना कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई भी टी प्लांटेशन नहीं हो रहा, वो गलत है। सो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि जो ए है आपका वो गलत हो गया और आर आपका सही है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, राइट। अब एक क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2008 का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजीएस्ट। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। तो किसकी है सबसे ज़्यादा? नो डाउट इंडिया की है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर चैप्टर को, तभी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो बाकी कंट्रीज से जब हम हमारे के इनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चला था कि हमारी इंडिया का जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है, राइट। सो इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आंसर था ऑप्शन सी, इंडिया। अब प्री 2013 का एक क्वेश्चन है जो पूछता है दैट कॉन्टोर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन विच एरियाज। सो यहाँ पे आपको दिए गए हैं डेजर्ट मार्जिन्स विच इज़ लाइबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद आपसे पूछा गया, बी दिया गया है लो फ्लैट प्लेस क्लोज टू स्ट्रीम लाइबल टू फ्लडिंग, फिर स्क्रब लैंड्स लाइबल टू स्प्रेड वीड ग्रोथ, एंड ऑप्शन डी वाज नन ऑफ द अबव। तो
अगर आपको ये चीज़ याद हो कि हमने जब काउंट और बंडिंग भी पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि ये जो है डेजर्ट मार्जिन्स पर भी यूज़ नहीं होती है, लो फ्लैट प्लेस पर भी यूज़ नहीं होती है, स्क्रब लैंड्स पर भी यूज़ नहीं की जाती है, राइट। सो यहाँ पर जो काउंट और बंडिंग है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, इसमें एक्चुअली में किया जाता है आपका कि जो स्टोन्स होते हैं, राइट, हमने देखा था कि जो स्टोन्स होते हैं उनके यहाँ पे स्टूप्स बनाए जाते हैं ताकि जब रेनस्टॉर्म वाटर आता है ना, जब रेनस्टॉर्म वाटर आता है तो वो अपने साथ क्या करता है, पूरी की पूरी सॉइल को बहा के ले जाने का काम करता है। तो उससे बचाने के लिए हम जो है काउंटर और बंडिंग मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स आपके जो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस हैं तीनों में से कोई भी सही नहीं था। So here the right answer will be option D, that is none of the above. तो इसी के साथ हमारी क्लास 8th के बेसिस के जो PYQs पूछे गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सो आपने जैसा कि खुद देखा कि अगर हम NCERTs को काफ़ी अच्छे से कवर अप करें सो हमारे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं NCERTs क्योंकि ना सिर्फ हमारे बेसिक नॉलेज को डेवलप करती हैं, फंडामेंटल्स के बारे में भी बताती हैं, बल्कि एक तरीके से आप देखें ध्यान से तो आपको भी समझ में आएगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज भी डायरेक्टली NCERTs से पूछे जाते हैं। तो NCERTs को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपकी हेल्प करने में और आपका जो बेस है वो क्रिएट करने में आपकी NCERTs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, राइट। तो इसी के साथ हमारी 8 के NCERTs के PYQs भी यहाँ पर ख़त्म होते हैं।